मेरे पास नए बच्चे जीएनएम फर्स्ट ईयर के जो इन्होंने मेडिकल प्रोफेशन में अपना पैर अभी रखा है और उनको बहुत लंबे रास्ते जाना है। आज मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों से चिर परिचित कराऊंगा जिन चीज़ों का वास्ता पूरे 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान दिन प्रतिदिन पड़ेगा और सारे जीवन पड़ता रहेगा। रिया जी नमस्कार। नमस्कार। आपको मैं कुछ चीज़ें दूंगा और मैं आपसे पूछने की कोशिश करूंगा कि वो चीज़ें क्या है। ये क्या है रिया जी? पकड़िए हाथ से। सर ये सिरिंज सर। सिरिंज कितने एमएल की है? 10 ml की है। बहुत बढ़िया, रख दीजिए रिया जी। ये क्या है रिया जी? सर ये कैनुला है सर। कैनुला है, इसको वीगो भी कहते हैं, आईवी कैनुला भी कहते हैं। कितने नंबर का है? सर ये 16 नंबर का। 16 नंबर का है। अब रिया जी ये बताइए कि 16 नंबर का कैनुला ज्यादा मोटा होगा या 20 नंबर का ज्यादा मोटा होगा? सर 16 नंबर का कैनुला ज्यादा मोटा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि कैनुला में जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं वैसे वैसे उसका कैलिबर पतला होता जाता है। तो सबसे पतला कैनुला कितने नंबर का आता है? 24। किस रंग का होता है? पीले रंग का। किनको पड़ता है? बेबी को। 1 दिन के बच्चे में पड़ता है। सबसे पतला कैनुला 24 नंबर का, याद रखिए। किसको पड़ता है? नियोनेट को पड़ता है। और सबसे मोटा कैनुला जो रेगुलरली हम लोग यूज करते हैं तो 16 नंबर का कैनुला होता है। ग्रे वीगो कहते हैं, ग्रे कलर का होता है। ठीक है, ये सबसे मोटा होता है। ये प्रायः काफी मोटी नस में जाएगा। इसको छोटी नस में अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, छोटी नस में नहीं जाएगा। जनरली ये कहाँ डालते हैं लोग? ये गर्दन की नस में डालते हैं। गर्दन की कौन सी नस होती है? एक्सटर्नल जुगुलर वेन। कौन सी? एक्सटर्नल जुगुलर वेन में डालते हैं। जनरली छोटी नसों में डालोगे तो ये फट जाएगी, नस इधर से उधर निकल जाएगा। इतना मोटा कैनुला जनरली अवॉइड करते हैं या फिर जॉइंट में डालते हैं। इतने मोटे की जरूरत कब पड़ेगी? जब मरीज शॉक में आएगा, जब मरीज बीपीलेस पल्सलेस होगा, जब आपको 3 जगह से 3 कैनुला लगा के सटासट 10 मिनट के अंदर 1.5 से 2 लीटर फ्लूइड देना होगा। आप इतना वेट नहीं कर सकते होंगे। मरीज की चेतनता कम हो रही होगी, मरीज में एसिडोसिस हो रही होगी, मरीज सीरियस होने वाला होगा। आपके हाथ में 3 ही 4 मिनट होंगे। तो हमेशा क्या करना चाहिए कि सबसे पहले एक आईवी लाइन सिक्योर करके फास्ट फ्लूइड लगा देना चाहिए, तुरंत दूसरी लाइन दूसरे हाथ में और तुरंत तीसरी लाइन पैर में सिक्योर कर लेनी चाहिए, जिससे 3 आईवी हमारे पास पोर्ट्स मिल जाएं, जिससे हम फटाफट अपने फ्लूइड को और मेडिकेशंस को दे सकें। तो ये आपने बहुत अच्छा रिया जी बताया, ये आईवी कैनुला हो गए। मैं आपकी बात से संतुष्ट हूँ। अब ये बताइए रिया जी ये क्या है? सर ये फॉलिस कैथेटर है सर। फॉलिस कैथेटर, जो लोग नहीं जानते उनके लिए पेशाब की नली। ये पेशाब की नली कॉमन नली है। ये महिलाओं और पुरुषों में दोनों में सेम नली पड़ती है। इसमें भी आकार छोटे और बड़े होते हैं। क्या नंबर की है ये? 16 नंबर की है सर। 16 नंबर की है। तो इससे जो 20 नंबर की होगी, 18 नंबर की होगी, वो मोटी होगी कि पतली होगी? सर वो मोटी होगी। मोटी होगी। अब यहाँ समझने की बात यह है कि वीगो में तो नंबर बढ़े तो आकार पतला हुआ, इसमें ऐसा नहीं है। जैसे जैसे इसके नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे आकार मोटा होता चला जाएगा। तो 16 नंबर वाली पेशाब की नली पतली है, 18 की उससे ज्यादा मोटी है और 20 की और ज्यादा मोटी है। हम लोग पतली और मोटी कैसे डिसाइड करेंगे, किसमें कैसी जाएगी? क्या दिमाग में आता है? सर बच्चों में पतली जाएगी सर, बड़ों में जितने बच्चों में पतली जाएगी, ठीक कहा, 10 नंबर 12 नंबर जाएगी। एडल्ट में हम लोग 16 नंबर से शुरू करेंगे। फिर 18 या 20 की जरूरत कब पड़ेगी? ऐसे मरीज जिनको पेशाब की नली बहुत लंबे समय तक पड़ी रहती है, उनका पेशाब का रास्ता चौड़ा हो जाता है और पेशाब की नली की साइडों से पेशाब लीक करने लगता है। तो उनके अटेंडेंट शिकायत करते हैं कि साहब पेशाब की नली भी पड़ी है, पेशाब की थैली भी लगी है, पर रोज बिस्तर गीला हो जाता है, हम क्या करें? उस स्थिति में तुम 2 नंबर कैलिबर की नली बड़ी बताने की बात करोगे, जिससे कि उनका काम बन सके। दूसरा क्या इंडिकेशन है? दूसरा इंडिकेशन है कई बार ऐसा होता है कि मरीज के पेशाब की थैली के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, उसको कहते हैं ब्लैडर वाल सिस्टाइटिस। उसके अंदर बालू जैसी चीज पेशाब की थैली में बनने लगती है और पेशाब की नली बार बार बंद होने लगती है। तो जितनी मोटी पेशाब की नली होगी तो इसको आई कहते हैं, आंख क्या कहते हैं? आई। यही से पेशाब उतरता है। तो जितनी मोटी नली होगी उतना मोटी आई होगी, है ना? तो अगर कोई छोटी मोटी बालू, कंकड़, पत्थर, खून का कतरा, क्लॉट,
स्टोन का टुकड़ा अगर फंसा है तो अगर पतली नली से नहीं निकल रहा है तो मोटी नली से निकलने की संभावना थोड़ा सा बढ़ जाएगी। तीसरी चीज होती है ब्लैडर इरिगेशन। ब्लैडर इरिगेशन में एक कैथेटर डाला जाता है जिसमें 3 मुंह होते हैं। क्या होते हैं? 3 मुंह। इरिगेशन का मतलब है कि हमने पेशाब की थैली में या किडनी में कोई ऑपरेशन या सर्जरी करी जिसमें हम ये चाहते हैं कि जो खून बन रहा है वो खून बाहर निकलता रहे। अगर खून इकट्ठा होगा तो थक्का बनेगा, थक्का सुबह निकल नहीं पाएगा। तो हम क्या करते हैं कि एक रास्ते से डिस्टिल वाटर या नॉर्मल सलाइन डाल देते हैं और दूसरे रास्ते से निकाल लेते हैं, तो जो भी यूरिन के थ्रू ब्लड आ रहा है वो धुल करके बराबर बाहर निकलता रहता है। तो तीसरी प्रकार का कैथेटर होता है। रिया जी ये क्या है? सर ये K90 है सर। ये K90 है, तो बड़ी होशियार है, इनको तो सब पता है मेरे सारे आंसर्स। K90 है। K90 और कैथेटर में क्या फर्क है? सर K90 सर बच्चों में सक्शन कराने के लिए यूज की जाती है। नहीं, K90 सक्शन कराने के लिए यूज नहीं की जाती है, सक्शन के लिए सक्शन कैथेटर यूज किया जाता है। K90 जो है, अगर किसी मरीज हमारे पास आया जो रिटेंशन ऑफ यूरिन में है, जिसकी पेशाब रुकी हुई है, जो दर्द के मारे करा रहा है, जिसकी नाभि के नीचे हाथ रखा तो गोल गोल आपको फुटबॉल जैसा महसूस हो रहा है, तो उसको एक बार रिलीफ कराने के लिए तुरंत हमने जेली डाली और पेशाब के रास्ते में इस नली को पास किया और किडनी ट्रे में यूरिन आ जाएगा और मरीज रिलीव हो जाएगा। दूसरी क्या कंडीशन है, कई बार ऐसे बहुत सारे बूढ़े लोग होते हैं जो अपना पेशाब बता नहीं पाते, तो उनका पेशाब का सैंपल नहीं लिया जा सकता है। डॉक्टर ने कहा यूरिन रूटीन और कल्चर करा लीजिए, मरीज कहेगा साहब ये तो पेशाब बता ही नहीं पाते, डाइपर पे हैं, तो उनमें भी तुमने K90 डाला, 10 ml अपना ये निकाल लिया तो तुम्हारा ये निकाला है। तीसरी क्या सिचुएशन होती है, कई बार ऐसा होता है कि पेशाब की नली नहीं जाती, क्योंकि पेशाब की नली लचकदार होती है, मुलायम होती है, तो तुमको थोड़ी कड़ी चीज की जरूरत होती है। ये पेशाब की नली के मुकाबले कड़ा मटीरियल है, तो ये पेशाब का रास्ता यूरिथ्रा को आसानी से सरपास कर जाएगा। तो ये 3 मेजर इंडिकेशन है जिसमें ये K90 हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। रिया जी बहुत अच्छा आप पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब ये बताइए ये क्या है? सर ये आर्टरी है सर। ये क्या है? आरटी है। आरटी क्या होता है? राइल्स ट्यूब। आरटी राइल्स ट्यूब, इसको फीडिंग ट्यूब भी कहते हैं। जो मरीज मूर्छित अवस्था में है, खाना मुंह से नहीं खा सकता है, जब तक वो मूर्छा से बाहर नहीं आ रहा है तब तक हम लोग नाक की नली डाल देते हैं। नाक की नली नाक से होते हुए, मुंह से होते हुए, गले से होते हुए, खाने के रास्ते अर्थात ईसोफेगस से होते हुए पेट के अंदर चली जाती है, और जो भी हम खाना देते हैं वो बिना चबाए मरीज को चबा चबाया खाना पेट में मिल जाता है, जिससे पेट की सतह से एब्जॉर्ब हो जाए और मरीज के अंदर ऊर्जा, एनर्जी या ताकत भरपूर आ जाए और खाने के अभाव से मरीज में एनीमिया, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसी चीजें ना हो पाए। ये नाक की नली है। ये बताइए रिया जी ये क्या चीज है? बताइए, आप भी देख पकड़िए, क्या चीज है ये? है ओरल। ओरल है? क्या ओरल है इसमें? बताइए। नस में डालते, कौन सी नस में डाल दोगी? इतनी मोटी नस बताओ इंसान के शरीर में, हाथी के थोड़ी ना डालने जा रहे हो। नाक में डालोगे? हैं? किसकी नाक में डालोगे? चली जाएगी इतनी मोटी? हाँ, इंटुबेशन। भैया क्या शुभ नाम है आपका? आप जीतते हैं पूरे 1 करोड़ रुपए। आपने सही जवाब का आंसर दिया है। ये एंडोट्रैकियल ट्यूब है, ये ट्रैकिया के अंदर जाएगी। कहाँ जाएगी? ट्रैकिया मतलब सांस का रास्ता। मुंह के अंदर अगर आप दूरबीन से देखेंगे तो 2 रास्ते नजर आएंगे, एक खाने का जिसमें राइल्स ट्यूब डाली, दूसरा सांस का जिसमें आपने ईटी ट्यूब डाली। ईटी ट्यूब का मतलब है एंडोट्रैकियल ट्यूब। एंडोट्रैकियल ट्यूब किन में डाली जाती है? उनमें डाली जाती है जो लोग मूर्छित हैं और अपना एयरवे मेंटेन नहीं कर पा रहे, और जिनमें आपको ये रिस्क है कि लेटे लेटे मुंह का थूक, मुंह का बलगम, अगर उल्टी आई, मछली आई, मुंह का पानी फेफड़ों में ले जाएंगे और तुरंत चोकिंग हो जाएगी, एस्पिरेशन हो जाएगा, मरीज सांस नहीं ले पाएगा, निमोनिया हो जाएगा और मृत्यु हो सकती है। तो आप उस स्थिति में एयरवे को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं एंडोट्रैकियल ट्यूब डाल के। अगर कोई ऑपरेशन होना है जनरल एनेस्थीसिया में तो भी एंडोट्रैकियल ट्यूब की जरूरत है। अगर मरीज सीरियस हो गया और वेंटिलेटर लगना है तो भी एंडोट्रैकियल ट्यूब की जरूरत है। तो ये ट्यूब बड़े काम की ट्यूब है, जान बचाने में काम आती है। इस ट्यूब को डालने के लिए एक औजार की जरूरत पड़ती है। औजार औजार औजार। पढ़िए, ये क्या लिखा है? पढ़िए। लैरिंगोस्कोप। क्या स्पेलिंग है? LARYNGOS।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लैरिंगोस्कोप के दो हिस्से होते हैं, ये इसको कहा हैंडल, क्या कहा हैंडल, और ये इसको कहा ब्लेड। ब्लेड 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का होता है, एक सबसे छोटा होता है, 4 सबसे बड़ा होता है। इसको कैसे फिट किया जाता है, कोई कर लेगा? करिए, मैडम करेंगी। 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, 1 करोड़ रुपए के लिए। आखिरी सवाल, 10 सेकंड। हो गए सर। आपके 10 सेकंड समाप्त हुए। लाइए, 1 करोड़ आप हार चुकी हैं। सर कनेक्ट। तो इसको बहुत सीधा तरीका है कि जिस तरफ ये पिन लगी है ये बाहर रहेगा। कहाँ रहेगा? बाहर। और ये खांचा जो है पिन में फंसेगा। तो हमने एक हाथ से ऐसे पकड़ा, इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे पकड़ करके हमने ऐसे कर दिया, हमारा ये लैरिंगोस्कोप लग गया और ये बल्ब जल गया। देख रहे हैं आप? बहुत आसान है। अभी मैं आपको दूंगा, आप लोग कई बार लगाएंगे। मैं फिर से लगा के दिखाता हूँ। देखिए, ये पिन वाली सतह बाहर आ गई, ये खांचा है, खांचा पिन में घुसेगा। तो ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए और हमने लगा दिया, चालू हो गया जी। ठीक, इसको मुंह के अंदर जब डालोगे तो मुंह खुल जाएगा और सांस का रास्ता बढ़िया दिखने लगेगा। इससे आप कौन सी ट्यूब डालोगे? एंडोट्रैकियल ट्यूब। एंडोट्रैकियल ट्यूब अगर नहीं जाएगी एंडोट्रैकियल ट्यूब तो ये 2 रुपए का यंत्र काम आता है। क्या काम आता है? 2 रुपए का यंत्र। पकड़िए, इस 2 रुपए के यंत्र को क्या कहते हैं? ये जान बचाता है जब डॉक्टर फंसता है और नर्स फंसती है और पैरामेडिकल स्टाफ फंसता है और आईसीयू इंचार्ज फंसता है। इसको बुर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुर्जी। बुर्जी ये आसानी से बनाई जा सकती है। जो घर में हैंगर आते हैं, हैंगर को काट के एल्यूमिनियम से बना सकते हो। तो इसको हम एंडोट्रैकियल ट्यूब के अंदर फंसा देते हैं। तो फायदा क्या होता है? अब किसी का सांस का रास्ता थोड़ा ऊपर है तो तुमने इसको ऐसे करके टेढ़ा कर दिया तो आपकी एंडोट्रैकियल ट्यूब इसी के अंदर टेढ़ी हो गई, तो आपने फिक्स कर दी। समझ रहे हैं? तो ये गाइड वायर का काम करती है। बुर्जी कहते हैं, बुर्जी कहते हैं। ठीक है जी। ये बताइए क्या है? सर ये यूरो बैग है सर। पेशाब की नली डाली तो पेशाब में इकट्ठा करेंगे, किसी थैले में इकट्ठा करेंगे। थैले को बैग कहते हैं क्योंकि इसमें पेशाब इकट्ठा होने वाला है, तो उसको यूरो बैग कह दिया, यूरो बैग कह दिया। ठीक, यूरो बैग, पेशाब इकट्ठा करने की थैली। ये बताइए क्या है? सर ये नहीं सर, इन्फ्यूजन सेट है ना। ये गलत जवाब। 1 करोड़ रुपए आप हार चुके हैं। नेजल मास्क है सर। मास्क किधर को है? नेजल प्रॉन्ग्स है। मास्क कहाँ है? मास्क तो मास्क होगा। देखिए, इसमें 2 गुंडियां निकली हैं, 2 गुंडियां निकली, नेजल प्रॉन्ग्स। ठीक, नेजल प्रॉन्ग्स। एक दाई नाक में, एक बाई नाक में घुस जाएगा और इससे ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये क्या चीज है? ये ऑक्सीजन देने के लिए एक कनेक्शन पाइप है। ये आपने ऑक्सीजन सिलेंडर से या सेंट्रल लाइन के सिस्टम के पोर्ट से एक तरफ ऑक्सीजन जोड़ दी, एक तरफ मरीज की नाक में लगा दी। उसकी ऑक्सीजन SpO2 कम हो रहा है तो ऑक्सीजन SpO2 उसका मैनेज होने लगा। इतनी चीजें मैंने बताई। ये चीज बड़े काम की है हम लोगों के लिए। क्या है बताइए? बताइए। ये चीज है स्प्रिट स्वैब। स्प्रिट स्वैब। कोई भी प्रोसीजर करने से पहले किसी भी पैरामेडिकल स्टाफ को उस जगह को डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप उस जगह को डिसइंफेक्ट नहीं करेंगे, क्लीन नहीं करेंगे, साफ नहीं करेंगे तो पहले ही दिन मरीज आपके पास ठीक होने आया और आपने आते ही आते थोड़ी सी मिस्टेक से उसको इन्फेक्शन गिफ्ट कर दिया। कैसे आपने इन्फेक्शन गिफ्ट किया? कि पहले आपने ये स्प्रिट खोली, स्प्रिट खोल के आपने जो है बढ़िया पार्ट प्रिपरेशन किया, बढ़िया पार्ट प्रिपरेशन किया। यहां तक तो चलो प्रॉब्लम नहीं थी। फिर आपको लगा हाँ भाई अब वीगो जाएगा, तो फिर आपने इसको रख दिया। फिर रख करके फिर आपने 2-3 बार नस ऐसे दवाई हो गई गंदी। नहीं करना था। फिर आपने वीगो लिया, वीगो लगा के आपको लगा हाँ भाई ठीक है, फिर आपने वीगो टेबल पर रख दिया, हो गया गंदा। तो ये एक स्टरलाइज्ड प्रोसीजर है। हमको आईवी कैनुला की इज्जत को हमेशा मेंटेन करना है और ये समझ के चलना है कि अगर हमें वीगो पड़े, हमारी अम्मा को वीगो पड़े, हमारे इष्ट मित्र को वीगो पड़े तो हम कितना ख्याल रखेंगे, उतने ही ख्याल से हमको मरीज को वीगो डालना है। किसी प्रकार की कोई लापरवाही इस प्रोसीजर में नहीं करनी है। कभी भी अगर वीगो पड़ने के बाद फ्लूइड नहीं जा रहा है, त्वचा लाल हो रही है, तो उसको कहा जाएगा थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस। तुरंत वीगो बदल देना है, उसके साथ कुश्ती नहीं लड़नी है, कोई परेशान नहीं होना। नहीं पड़ रहा, कॉल फॉर हेल्प, दूसरे आदमी को बुला लीजिए, उसकी मदद से आप इसको डालिए। ये अंतिम चीज मेरी टेबल पे है। ये क्या है? पढ़िए सर। ये BT सेट है। BT सेट है। BT का क्या मतलब होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन। खून जब चढ़ाएंगे तो ये ब्लड सेट इस्तेमाल करेंगे और जब DNS चढ़ाएंगे तो ड्रिप सेट इस्तेमाल करेंगे। दोनों चीजों में क्या फर्क है? सर इसका जो सर फ्लो ज्यादा होता है। फ्लो ज्यादा होता है। गलत जवाब। 1 करोड़ हार गई। हाँ, फिल्टर लगी। ये लड़का बहुत तेज है। भैया नाम बताइए। है
रुपेश शुक्ला जी कुछ ना कुछ तो आज यहाँ से इनाम लेके जाने ही वाले हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी मदद की आज हम लोगों की इस प्रोग्राम में। तो इसमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें फ़िल्टर होता है। ब्लड जब चढ़ाते हैं तो ब्लड कई कंपोनेंट का मिलके बना होता है। कौन कौन से ब्लड में कंपोनेंट होते हैं? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, प्लाज्मा, क्रायोफैक्टर। तो जब ब्लड को हम चढ़ाते हैं तो एक संभावना होती है कि कोई क्लॉट का थक्का बन गया हो, तो थक्का अगर ब्लड के सिस्टम में जाएगा आदमी के अंदर तो स्ट्रोक कर सकता है। अगर ब्रेन में चला गया, हार्ट में चला गया तो हार्ट अटैक कर सकता है और प्रॉब्लम्स कर सकता है। उन प्रॉब्लम को रोकने के लिए जब हम ब्लड के पैक में इसको लगाएंगे तो वहीं पे अगर कोई फिल्टर आ रहा, क्लॉट आ रहा होगा तो फिल्टर उसको वहीं पकड़ लेगा और आगे नहीं जाने देगा। इसलिए ब्लड सेट में फिल्टर लगा होता है और उसकी ये उपयोगिता होती है। कुछ समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. थैंक यू।